अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में, उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो टर्म केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन हम आज की क्लास में समझने वाले हैं वो है आयन। ये आयन क्या होता है, हम इसके बारे में पहले भी एक आध दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टली। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आयन वी कैन से दैट ion is an atom or group of atom having an change on it. The change may be positive or negative. Means कि ion जो है वो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं हैविंग चेंज ऑन इट, जब उस पर कुछ चेंज आ जाए। जब कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जब चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उस एटम को या उस ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहेंगे? उसका नाम दिया जाएगा आयन का। ठीक है। अब किसी भी एटम में या ग्रुप ऑफ एटम में ये चेंज, ये तब्दीली आती कैसे है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेंज हो कैसे सकता है, एक ये सवाल जो है वो डिस्कस करना है हमने। तो पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि आयन की डेफिनेशन क्या है। आयन किसे कहते हैं? कि आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चेंज ऑन इट। अब किसी एटम पर या किसी ग्रुप ऑफ एटम पर, एटम इस्तेमाल किया जा रहा है एलिमेंट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। और ग्रुप ऑफ एटम्स से मुराद है हमारे पास कंपाउंड। के कंपाउंड जो है वो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल बनता कैसे है? ग्रुप ऑफ एटम से। जब कोई दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसको हम ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से मुराद मॉलिक्यूल। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल में तब्दीली आ जाए तो वो बन जाता है आयन। और मैंने आपको पहले बताया था ये बात कि आयन कहते हैं जब किसी भी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल पर जब चार्ज आ जाए तो उसको कहा जाता है आयन। ये बात हमने डिस्कस की थी प्लाज्मा के वर्ड पर, कि जब आपको मैं प्लाज्मा का वर्ड समझा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा कहते हैं हाईली आयोनाइज्ड एटम को। तो वहां पर आपको मैंने आयन का मतलब समझाया था कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर जब चार्ज आ जाता है तो वो बन जाता है आयन। तो जो तब्दीली की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में जो तब्दीली होती है, बेसिकली वो तब्दीली कैसे होती है, कब क्या होती है वो तब्दीली? उस एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज के आ जाने को तब्दीली कहा जाता है। और जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज आ जाए तो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ठीक है। दिस चेंज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जो चार्ज है ऑब्वियसली वो पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, और यहाँ पर दो टाइप के आयन हो सकते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। मतलब ये जो आयन है ये दो तरह के आयन होते हैं, कैटाइंस और एनाइन, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग। तो आयन का मतलब क्या होता है? जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए। तब्दील कैसे हो जाए? जब उस पर चार्ज आ जाए, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका मतलब फिर उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। और ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसी तरह से दो टाइप्स बनती है हमारे पास आयन की, जिनको हम कैटाइंस और एनाइंस कहते हैं। ये बात मेरी समझ आ रही है सबको? क्या मेरी ये बात क्लियर हो रही है सबको? अब इसमें ये कैटाइंस और एनाइंस होते क्या हैं, पहले बात कर लेते हैं कैटाइंस की, जो कि फर्स्ट टाइप है हमारे पास आयंस की। कैटाइंस की डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब कोई कैटाइन बनता है तो वो कैसे बनता है? जब कोई एटम
लूज कर दे इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में से, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, इज कॉल्ड कैटाइन। देखो यहाँ पर ये बात समझनी है कि कोई भी जो एटम है उस पर चार्ज आता कैसे, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी एटम पर चार्ज आने का मतलब होता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। ठीक है, और ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कैटाइंस हैं बेसिकली ये कब बनते हैं? जब कोई एटम जो है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका मतलब उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया। जब किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो उस पर चार्ज कौन सा आना चाहिए? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज खत्म होने की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पर? पॉजिटिव। ठीक है, तो जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में से, तो वो क्या कहलाते हैं? कैटाइन। और ऑब्वियसली कैटाइन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ही ऑब्वियसली इसका मतलब ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है जी। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है किसी भी एटम की तरफ से, मतलब उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो उस आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन कहा जाता है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? और ये जो शेल में से इलेक्ट्रॉन का लूज होना है, तो हर शेल जो है वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल कहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। दूसरा जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो इसी तरीके से हर शेल डिपेंड करता है कि वो कौन सा शेल है, उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कैपेसिटी के अंदर आ सकते हैं उसको कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, तो पूरी डिस्कशन उसकी ही हमारे पास कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन सा जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है और कितने शेल्स उसके अंदर मौजूद होंगे। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक क्या है कि आइंस का। तो आइंस में पहला जो आयन है वो कैटाइन है। और कैटाइन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ऑब्वियसली जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटाइंस होते हैं। ये चार्ज आता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटाशियम, ये कैटाइंस हैं क्योंकि सोडियम के एटम पर और पोटाशियम के एटम पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है क्यों है? क्योंकि सोडियम और पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं अपने में से। सोडियम का एटम या पोटाशियम का एटम जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, लूज होने की वजह से इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये तब्दीली आ गई एटम के ऊपर, और इस तब्दीली को हम कहते हैं आइन। और ये पॉजिटिव चार्ज आइन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आइन कॉल्ड कैटाइंस, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज होने की वजह से बनते हैं। ठीक है जी। जैसे कि जो इक्वेशन है हमारे पास, नीचे दी गई इक्वेशन, वो बताती है कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है कैटाइंस की। लाइक सोडियम का एटम जब न्यूट्रल होता है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से अलग हो जाए, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो, तो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से सोडियम पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। दैट इज कॉल्ड कैटाइन। जो सोडियम का आइन है, ये कौन सा आइन है? ये कैटाइन है, क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। मेरी ये बात समझ में आ रही है सबको कि आइन क्या होता है और कैटाइन क्या होता है? गुड। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ आइन के, जो कि है एनाइन। ये एनाइंस क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है हमारे पास कैटाइंस के जैसी, जिसमें क्या कहा जा रहा है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो जब नेगेटिव चार्ज में आ जाए, उस पर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? एनाइंस कहलाते हैं। और ये एनाइंस कैसे फॉर्म होंगे?
जिसमें कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे या उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से, उसकी गेन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के, वो क्या बन जाते हैं, एनाइन बन जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसका मतलब कि उस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उस नेगेटिव चार्ज जो तब्दीली है बेसिकली वो आयन है, और वो नेगेटिव चार्ज आयन है, तो उसका मतलब उसको क्या कहेंगे हम, एनाइन कहेंगे। ठीक है जी। समझ में आ गया सबको एनाइन क्या होता है? कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिव चार्ज में आ जाए, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो उसका मतलब कि वो एनाइंस कहलाते हैं, उस आयन को हम एनाइन कहते हैं। और जैसे कि मिसाल के तौर पर क्लोरीन या ऑक्सीजन, ये दोनों पर चार्ज है नेगेटिव, तो उसका मतलब ये कहलाते हैं एनाइन। नेगेटिव चार्ज होने की, सॉरी, नेगेटिव चार्ज आया क्यों है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्लोरीन ने, तो इसलिए ये एनाइन कहलाएगा क्लोरीन का। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने जो है वो गेन किए हैं, तो उसका मतलब कि इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आया, तो ये ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा, एनाइन कहलाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आयन है। और ये बना कैसे, इक्वेशन से हम कैसे देखते हैं कि क्लोरीन, जब कोई न्यूट्रल क्लोरीन है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसका मतलब वो क्लोरीन नेगेटिव कहलाता है, जो कि एक एनाइन है, ये एटम में तब्दीली होने की वजह से। ये बात सबको क्लियर हो गई मेरी सब? एनाइंस क्या होते हैं और कैटाइंस क्या होते हैं, क्लियर हो गया जी? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया आयन के, आयन क्या होते हैं। आयन कहते हैं कि एक कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में जब तब्दीली आ जाए, और वो तब्दीली कैसे आ जाए, जब उसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसको कहते हैं हम आयन। और ये आयन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसकी दो टाइप होती हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन, और एनाइन का मतलब एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज आयन। और कैटाइंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन का मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तभी उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी वो कैटाइंस कहलाएंगे। और जब कोई भी आयन जो है या कोई भी एटम जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, दैट्स वाई उस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एनाइंस कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया सबको, आयंस और उसकी टाइप्स। गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है मॉलिक्यूलर आइन। अभी आइन तो हमें समझ में आ गया, अभी जो हम पढ़कर आए हैं ये तमाम जो है वो आइन थे किसके, एटम्स के। उसमें एक एटम पर चार्ज आ रहा था, तभी वो एटम चेंज हो रहा था, तभी वो क्या है, आइन है। मॉलिक्यूलर आइन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में तब्दीली हो जाए अगर, तो वो मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा, ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइन, हम कह सकते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइन। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे, तो वो मॉलिक्यूलर आइन कहलाता है। जब एटम करता है, तो उसके लिए सिर्फ या तो हम आइन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको एटॉमिक आइन भी कह सकते हैं, नॉर्मली आइन का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे। ठीक है, लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है, तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर आइन कहलाते हैं। ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर या लूज होने पर ही हो रहा है, डिपेंड करता है कि वो कौन कर रहा है, एटम कर रहा है या मॉलिक्यूल कर रहा है। मॉलिक्यूल करेगा तो मॉलिक्यूलर आइन, एटम करेगा तो सिंपल आइन या एटॉमिक आइन। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइंस, एंड मॉलिक्यूलर आइन ऑल्सो पोजेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक एनी आइन। और ये मॉलिक्यूलर आइन जो है ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जैसे कि दूसरे आइंस रखते हैं, एटॉमिक आइंस रखते हैं। इन पे भी इलेक्ट्रॉन के गेन होने से या लूज होने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। इफ इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, अगर इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, नोन एज एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन, तो उनको कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। इफ दे हैव पॉजिटिव चार्ज, अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दे नोन एज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन। बिल्कुल वही काम है, वही बात है जो अभी हम पढ़कर आए हैं
कि जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी आयन पर तो वो कैटाइन सॉरी एनाइन कहलाता है। अगर किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एनाइन कहलाता है। और ये मॉलिक्यूलर पर आ गया तो उसका मतलब एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे इसे। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो कैटाइंस बनते हैं, और अगर किसी मॉलिक्यूल पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो वो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं। ये मुश्किल बात है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गई सबको। अगर किसी एटम पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज कॉल्ड आयन, और अगर किसी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन या लूज करने पर या गेन करने पर चार्ज आ रहा है तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर आयन। और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब एनायनिक। अगर वो नेगेटिव है तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज रखता है तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्लियर हो गई ये बात सबको? गुड, चलें जी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल क्या है, CH4+। अब यहाँ पर देखिए कि CH4 एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम नहीं है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, और जब कोई दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, दैट्स मीन वो कहलाता है कंपाउंड। और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है। और इस CH4 के मॉलिक्यूल पर आपको चार्ज नजर आ रहा है कौन सा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। और कौन सा मॉलिक्यूलर आयन कहना चाहिए इसको अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो, CH4+ पे ये एनायनिक होगा या कैटायनिक होना चाहिए? अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड कैटायनिक। यह कहलाएगा कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं जरा इसको भी ध्यान से समझना है। व्हाट इज फ्री रेडिकल? कह रहे हैं फ्री रेडिकल आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। के क्या मतलब वो इस बात का कि फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? कह रहे हैं जब एटम्स या जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कुछ तादाद मौजूद हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या, देखो जब भी कोई एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसमें मैंने आपको अभी बताया कि जो भी शेयरिंग होती है किसी भी एटम के दरमियान या किसी भी दो एटम्स के दरमियान या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान, वो शेयरिंग हमेशा किसके दरमियान होती है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। ठीक है, पेयरिंग कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो अगर किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी के साथ मौजूद नहीं है, सही है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम कहलाएगा फ्री रेडिकल। ये बात मेरी समझ आ रही है? किसी भी एटम में या ग्रुप ऑफ एटम में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो अनपेयर्ड रहे, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ किसी दूसरे एटम के साथ पेयरिंग में ना मौजूद हो, मतलब ऑड नंबर्स में हो। देखो पेयर बनते कब हैं, कोई भी अगर पेयर्स की मैं बात करूंगा तो पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बन सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पेयर बनेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना है तो पॉसिबल हो सकता है? क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन सकता है? पेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, दो चीजों का पेयर बनेगा ना हमेशा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, किसी भी एटम के पास या ग्रुप ऑफ एटम के पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो पेयर बन गया। अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन रहे, एक, ऑब्वियसली। तो ये एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे।
समझ आ रही है बात? मिसाल के तौर पर किसी भी एटम के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में कितने पेयर बनेंगे पहले तो ये बताइए। ऑब्वियसली 2 पेयर बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, इस तरह से हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है, तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास मौजूद होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। उसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। समझ आ रही है मेरी बात सबको? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं हो रहा। किसी भी एटम के पास जब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहा जाएगा? फ्री रेडिकल कहा जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? और ऑब्वियसली ये फ्री रेडिकल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ऑड नंबर्स में होगी। ऑड नंबर से मुराद 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। जब भी ऑड नंबर्स में किसी भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन ऑड नंबर्स होने की वजह से पेयरिंग में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो अनपेयर्ड होगा, और उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। क्लियर है अच्छे तरीके से सबको? फ्री रेडिकल समझ में आ गया? फिर कह रहे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट पर रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है फ्री रेडिकल को? एक डॉट लगाकर, एक छोटा सा सर्कल सा बनाकर जो है वो हम किसी भी एटम के ऊपर बताते हैं कि इसमें फ्री रेडिकल मौजूद है। मिसाल के तौर पर जैसे कि H हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, या H3C। सही है, ये कहलाता है हमारे पास मिथाइल का फ्री रेडिकल। अब हाइड्रोजन के ऊपर ये जो सर्कल आपको नजर आ रही है, जो डॉट आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल मौजूद है, मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसको क्या कहा जाएगा? फ्री रेडिकल कहा जाएगा। क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी क्या है? फ्री रेडिकल है। उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहेंगे हम? फ्री रेडिकल कहेंगे। इसी तरीके से ये ग्रुप ऑफ एटम आ गया, CH3 कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये CH3 जो मिथाइल है, ये भी क्या है? फ्री रेडिकल है, क्योंकि इस पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता कैसे? देखो, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये बात हम कई दफा पढ़कर आ चुके हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में भी, 1। तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है खाली हाइड्रोजन के पास, तो क्या पेयरिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17। तो 17 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके जो लास्ट शेल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड रहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। बाकी सबकी तो पेयरिंग होगी। एक और नंबर होने की वजह से एक जो है वो अनपेयर्ड रहेगा, इसलिए क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। इसी तरह CH3 में क्या सिचुएशन है, ये आगे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर होगा या पेयर बन गए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, 3 एटम है हाइड्रोजन के, तो उसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाइड्रोजन के पास। कार्बन के पास 4, तो शेयरिंग हो गई 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन फिर भी हमारे पास अनपेयर्ड रहा कार्बन के पास। ऐसा ही है ना? अगर वो मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन के पास भी एक फ्री रेडिकल मौजूद है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जो भी किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर जब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री
रेडिकल कहेंगे। क्लियर हो गई अब मेरी बात सबको अच्छे तरीके से? गुड। चलिए, अब ये जो फ्री रेडिकल है ये फॉर्म होते हैं व्हेन होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। इस बात का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल कब फॉर्म होते हैं? जब कोई भी होमोलिटिक ब्रेकेज होती है किसी भी बॉन्ड के दरमियान। होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब होता है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है और ऐसे टूटे कि वो अलग अलग हो जाएं। सही है। होमोलिटिक का मतलब होमो मीन्स होता है एक जैसे, एक जैसी जो है वो बॉन्डिंग करने वाले ऐसे कंपाउंड जो बॉन्डिंग कर सकते हैं आपस में। तो जब होमोलिटिक ब्रेकेज होती है किसी भी बॉन्ड की, जब कोई बॉन्ड टूटता है किसी भी दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बना हो, सही है, किसकी वजह से? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी की वजह से। तो उसके नतीजे में क्या फॉर्म होते हैं? फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में कभी भी रेडिकल फॉर्म में हासिल नहीं होती। हाइड्रोजन हमेशा में जो हमारे एटमॉस्फेयर में हासिल होती है वो H2 की फॉर्म में हासिल होती है, गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस जिसे हम कहते हैं। सही है, वो सिंगल एटम में नहीं होती, वो मॉलिक्यूल के शेप में होती है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो उससे अगर हाइड्रोजन अलग हो जाए, ब्रेकेज हो जाए बॉन्ड की हाइड्रोजन के, जो H2 में हो रही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसके नतीजे में क्या फॉर्म होगा? H का फ्री रेडिकल। समझ आ गई मेरी बात सबको अच्छे तरीके से? कि ये आइंस क्या होते हैं, कैटाइंस एनाइंस किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया सबको? ओके जी। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।